नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, बीम के बारे में बता दिया था और बीम से रिलेटेड एक डेरिवेशन कराया था। ठीक है, बीम से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वे सब भी मैंने आपको करा दी थी। आइए एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए लॉन्ग एंड लाइट बीम यानी दंड मैंने आपको बताया था। तो ये कैसा है? लॉन्ग है यानी ये लंबा है, और लाइट यानी हल्का है। ठीक है, इज क्लैम्प्ड हॉरिजॉन्टली, ये क्लैम्प्ड यानी लटकाया जाता है। कैसा? हॉरिजॉन्टली से लटकाया जाता है। हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से इसे लटकाया जाता है एक दंड को, बीम को। एट वन एंड, ठीक है, यानी इसे जब लटकाया जाता है तो इसका एक सिरा कैसा रहता है? एट वन एंड, यानी एक सिरे से लटकाया जाता है। दो सिरे होते हैं ना, जैसे ये बीम मान सकते हो, तो केवल एक सिरे से लटकाया जाता है इस तरीके से। समझ रहे हो? तो देखो इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आप जानते हो बीम होता है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है उसकी विड्थ के रेस्पेक्ट में। बताई थी ना मैंने ये बात। तो एक बीम है, इसे लटकाया जाता है। ठीक है, ये बीम है और इसे मान लो इस सिरे से लटकाया जाता है। ठीक है जी, ये रहा, यहाँ से लटका दिया गया इसे। क्लियर है? तो मान लो ये सिरा है, ये ए सिरा है इसका। ठीक है, और ये वाला जो सिरा है ये कौन सा सिरा है? बी सिरा, यानी एंड, ई एंड डी। आगे देखो, एंड लोडेड यानी इस पर लोड कर दिया गया है, वजन लटका दिया गया है। एट द अदर, दूसरे सिरे पर। तो इस सिरे पर क्या कर दिया गया है? वजन लटका दिया गया है। तो आप देखो जब इस पर वेट लटकाएंगे, लोडेड करेंगे, तो ये नीचे को ना झुक जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो सीधा था वो कैसा हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, वो जो सीधा था अब वो नीचे की ओर झुकाना है, बस इस तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये जो बन जाएगा ये क्या है? लोड के कारण ये नीचे को झुक गया है। यानी ये जो थी इसकी पहली स्थिति थी इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल स्थिति है ना, फाइनल कंडीशन है। तो पहली वाली को मैं डॉटेड करके दर्शा देता हूँ, और जो बाद वाली है उसे डार्क से दर्शाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बाद की स्थिति है, और वो जो डॉटेड आपको दिख रही है ये कैसी स्थिति है? ये आपकी पहली स्थिति है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलो आपको सही से दिख रहा है। अब आप एक बात देखो, देखो ये क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल है ना, और ये क्या है? इनिशियल है। तो जब इस पर वेट लटकाया गया था तब ये नीचे को हो गया। ठीक है, इसका मतलब है इस पर क्या लटका है? कोई वेट लटका है, जिसे आप W कह सकते हो। ठीक है, W यानी वेट। क्लियर है? और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। चलो, ये सिरा A है, ये B है, और यहाँ तक है ना, यहाँ तक देखो आप, यहाँ से आपका ये नीचे झुक गया है। जो बीम है वो नीचे की ओर मुड़ गया है। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मान सकते हो x, और हाँ इसकी लेंथ मान लो। एक काम कर लो, थोड़ा सा और बढ़ाओ इसे, है ना, क्योंकि जब ये थोड़ा सा और आगे होगा तभी यहाँ आएगा। यानी इसकी सीध में यहाँ लेनी, यहाँ तक लो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसकी जो लेंथ है बीम की वो आप कितनी मान सकते हो? L मान लो। ठीक है, क्या मानेंगे? L। इसकी लेंथ कितनी है? L। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी मानी हमने? L। तो अब देखो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जहाँ से ये मुड़ रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस आप मान लो x। ठीक है, यहाँ तक की। क्लियर है? यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली आपने कितनी? x। और अब आप एक बात देखो,
जो ये बची वो कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स। ठीक है, जो शेष बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कहा था ना उसने, हॉरिजॉन्टली लटका हुआ है, हॉरिजॉन्टली ये लिखा, यानी ये जो एक्सिस है आपकी ये वाली, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये जो एक्सिस है ये कौन सी है, वाई। ठीक है, तो एक काम करो, डिस्टेंस एक्सिस तक ही नाप के चलो, है ना, ये तो लटका है, यहाँ से मान के चलो। ठीक है, ये सिरा ए है, तो ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। एक बार डायग्राम समझ लो और फिर तो डेरिवेशन हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम समझ में आ रहा है। चलो तो ध्यान देना, यहाँ से देखो इतना ज़्यादा झुकाव हुआ है, तो इस झुकाव को डेल्टा से डिनोट कर ले, डेल्टा। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर द डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन यानी झुकाव एक तरीके से। तो इस डेल्टा के लिए एक्सप्रेशन निकालना है एट फ्री एंड, और ये जो डिप्रेशन है वो कहाँ पर है, फ्री एंड पर है। फ्री यानी जो बंधा हुआ नहीं है, यही वाला तो है फ्री, ये वाला तो बंधा हुआ है। ठीक है, विच इज लोडेड। ठीक है, जो कैसा है, लोडेड है, मतलब फ्री एंड कौन सा है, जो लोडेड है, यानी जिस पर भार लटका हुआ है। आगे देखो एक्सप्लेन दैट, और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि एक कैंटिलीवर, जो एक कैंटिलीवर, हाँ मतलब ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को ही कैंटिलीवर कहते हैं। यानी एक ऐसा बीम जिसे एक सिरे से तो बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर उसके वेट लटका दिया जाता है, तो वो घूम के इस तरीके से हो जाता है ना, इस तरीके से। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसे ही आप कैंटिलीवर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, तो उसने कहा एक्सप्लेन, आपको व्याख्या करनी है दैट कि कैंटिलीवर यानी ये ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। यानी जो इसकी मोटाई है वो सब जगह से कैसी है, एक जैसी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा होगा और कहीं कम होगा। इज मोर, तो जो क्रॉस सेक्शन है इसका वो कैसा है, मोर है। ध्यान देना, इज मोर लाइकली ब्रेक नियर इट्स फिक्स्ड एंड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक कैंटिलीवर है, यानी इस प्रकार की संरचना है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और इज मोर लाइकली टू ब्रेक, तो उसके ब्रेक माने टूटने की जो संभावना है, मोर माने अधिक है, नियर इट्स फिक्स्ड एंड, इसके स्थिर सिरे की तरफ, है ना, नियर इट्स फिक्स्ड एंड, नियर माने पास, किसके पास, स्थिर सिरे के पास, फिक्स्ड एंड के पास इसके टूटने की जो संभावना है वो अधिक है। यानी यदि ये टूटेगा ना, यदि इस पर भार लटकाओगे और ये यदि ये टूटेगा तो ये इधर से नहीं टूटेगा कहीं से, सबसे ज़्यादा टूटने की संभावना इसके स्थिर सिरे के पास है, फिक्स्ड एंड के पास है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको यहाँ तक नहीं होगी, कर लोगे ना यहाँ तक। चलो, तो ये आपका डायग्राम का क्या था, मतलब डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये वाला सी ले सकते हो। ठीक है, मैंने बताया आप देख सकते हो ए सी कितना है, एक्स है, और सी बी, हाँ ये वाला पॉइंट कौन सा मान लो, बी। ठीक है, ए चाहे नीचे ले लो, तो सी बी, ए सी कितना है आपका, एक्स है, और सी बी कितना है आपका, एल माइनस एक्स। अब आप एक बात देखेंगे, ये जो वर्क नहीं है, ये है वेट, है ना, और वेट किसके बराबर होता है, वेट एक तरीके से फोर्स ही होता है, क्योंकि आपको पता है W बराबर mg होता है और F बराबर भी mg होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप एक बात देखो, जब ये फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो ये इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है ना, बैंड करने का प्रयास कर रहा है, यानी मोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है मोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो यानी जब कोई फोर्स घुमाने का, मोड़ने का प्रयास करे, उस फोर्स को कहते हैं आप टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क, ये बल्कि, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में, कपल कह रहे हैं, कपल, है ना, ट्विस्टिंग कपल, ऐंठनकारी बल युग्म। ठीक है, तो ये क्या है, टॉर्क हो जाएगा, है ना, कपल हो जाएगा, जो इसे क्या करेगा, जो इसे मोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो है बीम, वो एक
इलास्टिक बॉडी है यानी एक प्रत्यास्थ वस्तु है, तो इसके अंदर ये जो ट्विस्टिंग कपल था इसके अपोज में एक दूसरे प्रकार का इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाएगा जो इसके मुड़ने का क्या करेगा, जो इसके बैंड होने का अपोज करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, उस ये जो आपका ये था टॉर्क, ये जो ट्विस्टिंग कपल है इसका अपोजिट मान के चलो उसे आप, तो उसे आप क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, उसे हिंदी में कहते हैं बंकन आघूर्ण, यानी जो चेंज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ऐसा कपल, ऐसा टॉर्क क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो मोड़ने का प्रयास कर रहा है ट्विस्टिंग कपल, वो तो है आपका नीचे की ओर है ना, और जो इसका अपोज करेगा वो है बेंडिंग मोमेंट, वो ऊपर की ओर है ना। आपने बेंडिंग मोमेंट पढ़ लिया होगा, और इससे पहले जो डेरिवेशन कराया था उसमें भी आपने देखा था, उस एक डेरिवेशन में ही मैंने आपको निकाल के बताया था ट्विस्टिंग कपल और बेंडिंग मोमेंट। तो फिर मैंने एक बात बताई थी, वहाँ से समझाई थी, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ से आप एक बात देखें, जैसे जैसे है ना वेट बढ़ता रहेगा, फोर्स बढ़ता रहेगा नीचे की ओर, वैसे वैसे जो कपल है, जो टॉर्क है नीचे की ओर, जिसे आप ट्विस्टिंग कपल कहते हैं, वो बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, आप एक बात देखो, इसके अंदर एक रेस्टोरिंग, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, इंटरनल रेस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, जो इसके मुड़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे नीचे की ओर, वैसे वैसे ही एक फोर्स जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो वो बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे इसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वो भी बढ़ने लगेगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, साम्य अवस्था में, पता है क्या होता है, साम्य अवस्था में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जो ट्विस्टिंग कपल है वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो जाता है। तो पिछले डेरिवेशन में ट्विस्टिंग कपल को मैंने बेंडिंग मोमेंट के बराबर रखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, आपने देख लिया होगा। तो इसका मतलब है वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि आप मोड़ते जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी भी तो आएगी, अब इससे ज़्यादा नहीं मुड़ेगा ये। क्यों नहीं मुड़ेगा इससे ज़्यादा, क्योंकि ऊपर की ओर भी एक अंदर ही अंदर एक मोमेंट, एक कपल वर्क कर रहा है, जिसे आप बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, बंकन आघूर्ण कहते हैं, यानी जो इसके मुड़ने का, बैंड होने का अपोज करता है। ठीक है, समझ गए होंगे, इसके बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यदि मैं बात करूं, ठीक है, चलो इधर दिख रहा है आपको थोड़ा, इन इक्विलिब्रियम, लैंग्वेज वगैरह मैं इसकी लिख दूंगा, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में दोनों जो है ना, फोर्स हो या कपल हो, दोनों बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला कपल जो ट्विस्टिंग कपल है, जो नीचे की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है, और वो वाला कपल जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, जो मोड़ने का विरोध कर रहा है, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में। तो इसका मतलब है ट्विस्टिंग कपल, ठीक है, ट्विस्टिंग कपल किसके बराबर हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट के। ट्विस्टिंग कपल किसके बराबर हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट के। ठीक है, तो आप देख के बताओ, ट्विस्टिंग कपल जो है ये होता है, ट्विस्टिंग कपल यानी टॉर्क, बल आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, बल गुना दूरी, तो फोर्स है आपका यहाँ पर W। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस पे तो फर्क पड़ रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी L माइनस एक्स, और बराबर किसका आएगा, बेंडिंग मोमेंट के। बेंडिंग मोमेंट का तो डेरिवेशन मैंने कराया था आपको लास्ट, वो क्या था, वाई आई अपॉन आर। वाई क्या था, यंग्स मॉडुलस था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक था। और आई क्या था, आई था ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। और आर क्या था, आर था रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो जो घुमाव था, झुकाव था, उसकी त्रिज्या थी, है ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ भी घुमाव है ना, तो इस घुमाव की त्रिज्या हो जाएगी क्या, वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर, है ना, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलो
तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, इधर तक है ना, तो मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया आपको? दोनों को बराबर रख के हमने इक्वेशन बना ली है, बल्कि यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, r बराबर बताओ यहाँ से क्या आएगा? r बराबर आ जाएगा आपका वाई आई अपॉन डब्लू एल माइनस एक्स। ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखो r का एक फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप एक बात देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। r बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है। बाकी आपने पढ़ा भी होगा कहीं मैथमेटिक्स वगैरह में। देखो ध्यान देना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, वो प्रवणता है जिसे आप स्लोप कहते हैं, जिसे ढाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो काफ़ी स्मॉल है। देखो डी वाई का मतलब है चेंज देखना है वाई में, और किसके रेस्पेक्ट में देखना है? एक्स के रेस्पेक्ट में देखना है। तो आप देख के बताओ एक्स में जो चेंज हो रहा है ना, आप एक बात देखो, एक्स में चेंज काफ़ी हो रहा है लेकिन वाई में चेंज थोड़ा सा हुआ है। देखो वाई का चेंज मैं कैसे दिखाता हूँ आपको। वाई बताऊँ, देखो कौन सा है, इसका बीच लो यहाँ पे है ना, देखो ना सी पॉइंट पर देखो, इस सारे का बीच का पॉइंट ये है और इस सारे का बीच का पॉइंट यहाँ पर है ना, इसका बीच का जो पॉइंट है। तो ये जो है ये है वाई, ये आपका क्या है? वाई। समझ गए? इसका मतलब है वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ है झुकने के बाद, है ना। एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है, पहले ये यहाँ था और फिर यहाँ आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है वाई का जो चेंज है बहुत छोटा है, किसके चेंज की तुलना में? एक्स के चेंज की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब है वाई में जो चेंज है डी वाई किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, वो क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखो इसका मतलब ये है कि डी वाई बाई जो डी एक्स है ना, इज वेरी स्मॉल। तो पता है क्या हो जाएगा, यानी वन की तुलना में ये बहुत छोटा है। और देखो जब ये छोटा है डी वाई बाई डी एक्स, जब ये छोटा है तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, पता है ना आपको। ठीक है, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और भी अधिक छोटी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है 1 प्लस, देखो 1 में बहुत छोटी संख्या जोड़ रहे हो तो ये लगभग 1 के ही तो बराबर आएगा, क्योंकि ये पहले ही छोटा था डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया, तो इसका मतलब है 1 में बहुत छोटी संख्या जोड़ोगे 0.00 इस टाइप की कुछ, तो लगभग 1 के ही बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो r बराबर क्या हो जाएगा आपका? सो r बराबर, ठीक है जी, यहाँ पे देखो इसकी जगह 1 रख दो बस, तो 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, और अपोन में क्या आएगा? d2 ओवर dx², इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, r की वैल्यू आपने यहाँ से भी निकाल ली, वहाँ से भी निकाल ली, दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, देखो बराबर रखो, फर्स्ट में है वाई आई अपॉन डब्लू एल माइनस एक्स, और इधर क्या है? इधर है आपका 1 अपॉन d2y अपॉन dx²। ठीक है जी, इसे इधर ले जाओ, इसे पलट दो, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर, इसे इधर ले आए, इसे इधर ले जाओ, w l माइनस एक्स, और अपोन में क्या आएगा? वाई आई। ठीक है जी, इसे इधर ले गए और ये बटे का इधर चला गया अपोन का, और ये अपोन में आ गया। ठीक है, यहाँ से d2y अपॉन dx² आपका निकल गया। ठीक है जी, अब बस इसका क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। चलो सब ठीक चल रहा है, तो इसका क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। तो लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का समाकलन करने पर। तो जब इंटीग्रेशन करोगे ना
तो देखो क्या आएगा, इधर कर देता हूँ। आपको एक बात पता है, d2y ओवर dx स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, d अपॉन dx और dy बाई dx, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। d2y हो जाएगा d स्क्वायर वाई अपॉन dx दोबारा dx स्क्वायर, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो और इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया है, ठीक है। तो d अपॉन dx क्या है, डिफरेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू x, और ये क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, और इसमें लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं अब, मतलब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा dx, ठीक है जी, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इधर देखो कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लो, w अपॉन वाई आई, ठीक है। और डायरेक्ट कर दूँ या चलो रहने दो, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, l माइनस एक्स का डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखो dx से dx कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंशियल और इंटीग्रल खत्म हो जाएंगे, तो केवल बचेगा dy बाई dx, केवल क्या बचा, dy बाई dx बराबर देखो w अपॉन, और हाँ एक बात और बताऊँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाते हैं प्लस में करके, है ना, नियतांक आ जाते हैं, ठीक है। यदि डिफरेंशियल फाइनाइट, मतलब यदि इंटीग्रल फाइनाइट इंटीग्रल ना हो, ठीक है, लिमिट वाला इंटीग्रल होता है तो ये नहीं आती है ना, कांस्टेंट नहीं आते हैं, ठीक है। निश्चित समाकलन होना चाहिए, उसमें नहीं आते हैं, बाकी अनिश्चित समाकलन में आते हैं। देखो तो w अपॉन वाई आई, ठीक है जी, और l तो कांस्टेंट है और l तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, 1 क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा lx माइनस, और x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, इस तरीके से तो इंटीग्रेशन होता है, और प्लस में है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। चलो तो मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, ध्यान देना। आप एक बार बताओ, यहाँ पर पॉइंट ए पर देखो, है ना, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर देखकर बताओ मुझे x बराबर c पर, देखो मतलब जो x डिस्टेंस है ना वो c तक की है, यहाँ तक की है ना, यहाँ तक की c पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है x है। अब देखो इधर आओ, पॉइंट ए पर x बराबर क्या होगा, x इधर आओगे तो घटता जाएगा, तो पॉइंट ए पर x बराबर क्या होगा, 0, तो इसका मतलब है पॉइंट ए पर x बराबर 0 होगा। तो आप देखो ये जो y है, y में चेंज भी तो पॉइंट c पर है, y में चेंज पॉइंट a पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, पॉइंट a पर भी कितना है, 0। पॉइंट a पर तो क्योंकि ये जो बीम है ये मुड़ ही नहीं रहा, तो y में चेंज कहाँ से होगा, मतलब y एक्सिस के अब एलोंग अनुदिश चेंज कहाँ से होगा, ठीक है। तो x बराबर 0 है तो dy बाई dx भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एक काम करो, ऊपर वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर वाली इक्वेशन में रखो वैल्यू, थर्ड इम्प्लाइज है ना। तो चलो एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन रफ कर दूँ, या एक काम करता हूँ इधर से रफ कर देता हूँ, है ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। देखो अब यहाँ से a1 की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a1 की। तो थर्ड इम्प्लाइज करो, थर्ड इम्प्लाइज तो क्या जाएगा, dy बाई dx 0, और ये w अपॉन वाई आई, और इंटू में l इंटू 0, x बराबर 0 है ना, और बीच में माइनस है, क्या जाएगा 0 अपॉन 2, ठीक है, और प्लस a1। तो आप देख के बताओ यहाँ से a1 कितना आ गया, 0, ठीक है। तो a1 0 आ गया, थर्ड में रख दो। तो थर्ड इक्वेशन जो है ये आ गई आपकी dy बाई dx बराबर w अपॉन वाई आई और lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जो a1 आया था ये वाला वो कितना हो गया, 0। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि y जो है y एक्सिस के अलोंग होने वाला चेंज है, ये तो स्मॉल चेंज है, लेकिन हमें पूरा चेंज देखना है पूरे बीम के लिए, पूरे बीम के लिए चेंज कितना है, ठीक है। और ये जो y देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है,
किसी एक फिलामेंट के लिए है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसका मतलब y निकालना है तो दोबारा फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगेन इंटीग्रेटिंग लिख देना, अगेन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों ओर पुनः x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन d है ना अपॉन dx, और किसका y का है और किसके रेस्पेक्ट में x के। कांस्टेंट तो बाहर रहेंगे, इंटीग्रल से बाहर आ जाते हैं, पहले ही निकाल लो बाहर। और इंटीग्रेशन lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी। dx से dx कटेगा, डिफरेंशियल से इंटीग्रल कटेगा, y बचेगा केवल। और हाँ कांस्टेंट और बचता है a2 मान लो, पहले a1 माना था तो y बराबर आया w अपॉन वाई आई, और यहाँ देखो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 1/2 पहले से था, और एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और 1/2 पहले से ही था, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो y की वैल्यू निकल गई, और प्लस में क्या है, a2 है। हमें इस a2 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब इस a2 को ख़त्म किया जाए। तो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। तो a2 की वैल्यू भी ऐसी निकालो, पॉइंट a पर ही चलो, जैसे यहाँ पर करा था ना एट पॉइंट a, ऐसे ही करेंगे है ना। तो क्या लिखें, एट पॉइंट a, पॉइंट a पर, पॉइंट a पर देख के बताओ आप, जो x है वो तो कितना है, 0। तो आप देख के बताओ x 0 है, y ये है, y यानी झुकाव जो है वो y है पॉइंट c पर, लेकिन पॉइंट a पर तो झुकाव है ही नहीं y, तो इसका मतलब है y भी कितना है, 0, यानी x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है पॉइंट a पर, ठीक है। उस इक्वेशन में रखो, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ इम्प्लाइज करो, तो क्या आ जाएगा, y बराबर w अपॉन वाई आई, ठीक है जी, बल्कि y की जगह क्या रखना है, 0, और ये हो जाएगा l 0 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और 0 क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, 3 2 6, और प्लस a2, ठीक है। 0 क्यूब 0, 0 स्क्वायर 0 होता है, तो आप देखोगे सारा 0, ये भी 0, तो a2 कितना आएगा आपका, 0। फोर्थ में देखो, फोर्थ क्या आ गई अब, तो फोर्थ इक्वेशन आपकी आ गई w अपॉन वाई आई इंटू एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 6, और प्लस जो a2 था ना आपका, वो अब कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। चलो फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो एक काम करना है, बस ये जो यहाँ तक आपका हो गया है, अब आपको पूरे के लिए करना है। देखो कैसे, y क्या है, आप देख रहे हो y क्या है, पॉइंट C पर, जहाँ से ये बीम मुड़ना स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट C पर ये क्या है, y एक्सिस के एलोंग क्या है, ये झुकाव है एक तरीके का, ठीक है, डिप्रेशन जिसे आप कह रहे हैं। और x क्या है, x वो डिस्टेंस है जहाँ से झुकाव स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से ही तो स्टार्ट होता है और ये फिर झुकता चला जाता है, ठीक है। तो आप एक बात देखो, यदि आप x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो, ध्यान देना, x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते बढ़ते पॉइंट B तक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि x बराबर L हो जाए, मतलब पूरे बीम के लिए यदि करें तो x बराबर L है, तो ध्यान देना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना, पूरे बीम के लिए करें तो y x बराबर तो L हो गया पूरा बीम, y बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा। यानी जो y है वो केवल यहाँ के लिए तो y है, लेकिन लास्ट के पॉइंट पर, पूरे जो लास्ट का पॉइंट है उसके लिए क्या है, ये डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब है y की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा, क्योंकि पूरा जो चेंज है y एक्सिस के अलोंग वो कितना है, डेल्टा है, ठीक है। और ये तो केवल इस पॉइंट पर था y तो, लेकिन पूरा जो चेंज है, पूरा जो झुकाव है वो कितना है, डेल्टा है। तो y बराबर डेल्टा है और x बराबर कितना हुआ, l। यहाँ पे रखो तो देखो क्या आ जाएगा, देखो y की जगह क्या रखो, डेल्टा, तो डेल्टा बराबर आएगा आपका w अपॉन वाई आई,
और x की जगह l, तो l क्यूब हो जाएगा अपॉन 2 माइनस ये भी l क्यूब हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो डेल्टा बराबर देखो 6 इधर, देखो मैं थोड़ा अलग कैलकुलेशन कर दूँ है ना, क्योंकि लाइन मत बढ़ाओ फालतू में। देखो 6 एलसीएम लो, 2 3 जा तो 3l क्यूब माइनस l क्यूब, तो ये बचेगा 2l क्यूब अपॉन 6। ठीक है, तो क्या कितना बचेगा 2l क्यूब अपॉन 6, तो y अपॉन वो डेल्टा बराबर है w अपॉन वाई आई, और ये बचेगा 2l क्यूब अपॉन 6, बल्कि इसे यहीं काट लो तो कितना बचेगा l क्यूब अपॉन 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन चलो एक लाइन में और बढ़ाना चाहो तो लिख लो डेल्टा बराबर 1/3 w अपॉन वाई आई, और ये हो जाएगा l क्यूब। ठीक है जी, तो ये आपका डेल्टा निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया डेल्टा। इसका मतलब है डिप्रेशन का जो एक्सप्रेशन था वो आपने कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लोगे। डिप्रेशन का जो एक्सप्रेशन था वो तो हो गया, लेकिन मैंने बताया था आपको कि जो बीम होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है रेक्टेंगुलर, या उसका क्रॉस सेक्शन हो सकता है सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन यानी जैसे बीम रखा है ना, देखो जैसे बीम रखा है ऐसे है ना, ऐसे रखा है। ठीक है जी, तो जैसे बीम रखा है तो आप इसे ऐसे करके देखें तो आप देखो सामने से जो उसका क्रॉस सेक्शन है जो सामने से दिख रहा है उसे ही क्रॉस सेक्शन कहते हैं, उसे ही अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, आयत दिख रहा होगा। ठीक है, और यदि ये बीम ऐसा है तो देखो सामने से क्या दिख रहा होगा, एक सर्किल दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है बीम दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का और एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो आप जनरल डेरिवेशन तो आपका हो गया है, लेकिन आप यदि देखना चाह रहे हैं कि सर्कुलर के लिए कितना आएगा डेल्टा की वैल्यू और उसके लिए कितना आएगा रेक्टेंगुलर के लिए, तो देख लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, 4 रेक्टेंगुलर के लिए देख लो पहले, 4 रेक्टेंगुलर है ना क्रॉस सेक्शनल बीम, यानी ऐसा बीम जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, जिसके अनुप्रस्थ काट जो सामने से दिखती है ना वो कैसा है रेक्टेंगुलर है। तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, बस आई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आप ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इस डेरिवेशन में, ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण। तो आई बराबर है यहाँ पे रेक्टेंगुलर के लिए 1/12 BD क्यूब। बी जो है क्या है इसकी, एक तरीके से बी क्या है, चौड़ाई है, विड्थ वेयर करके लिख देना, मैं लिख देता हूँ। चलो बी क्या है, विड्थ, विड्थ किसकी है, बीम की। और डी क्या है, डी है थिकनेस यानी मोटाई। ठीक है, थिकनेस किसकी है, बीम की। तो उसके लिए मोमेंट ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा। तो आई की वैल्यू रख लो आप, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, सो डेल्टा बराबर 1/3 और W अपॉन वाई आई की वैल्यू रखो BD क्यूब अपॉन 12 और इनटू में क्या है L क्यूब। ठीक है, तो देखो 3 4 जा 4 आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर बचेगा आपका बटे के बटे वाला ऊपर, तो ये बचेगा 4L क्यूब है ना, और W भी लिख लो 4L क्यूब W, और अपॉन में क्या आएगा Y B D और क्यूब। ठीक है जी, ये किसके लिए आया आपका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए है ये। आइए आगे चलते हैं रफ करके। अब किसके लिए करते हैं, सर्कुलर के लिए। ठीक है, सर्कुलर के लिए करते हैं। तो 4 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी यदि बीम कैसा हो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो, तो 4 सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, 4 सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल बीम। बीम कैसा है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। ठीक है, ऐसा सामने से ऐसे दिखेगा। तो उसके लिए जो आई की वैल्यू है वो ये हो जाएगी 1/4 पाई r की पावर 4। और r क्या है आप जानते हैं,
रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी ना, तो लिख देना वेयर करके r बराबर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शनल रेडियस। तो यहाँ से देखो इसमें रखना है ना, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा जनरल डेरिवेशन में कितना था 1/3 और ये w अपॉन वाई आई की वैल्यू है 1/4 पाई r की पावर 4, ठीक है जी, और इंटू में क्या है L3। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है जी। तो आप देखो एक बात, जो कट रहा है काट दो, कुछ कट रहा है नहीं कटेगा, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो 4/3, ठीक है जी, और w L3 अपॉन पाई लिख लो, और बल्कि 4/3 पाई है ना, ऐसे कर लो, और ये आ जाएगा अपॉन में y और r की पावर 4, ठीक है जी। तो ये आपका किसके लिए हो गया, ठीक है जी, ये आपका किसके लिए होगा क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए है। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जनरल था डेरिवेशन, और ये किसके लिए है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, यदि बीम कैसा हो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल वाला हो, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए डेल्टा ये हो जाएगा डिप्रेशन, झुकाव, ठीक है। फिर एक बात उसने और पूछी है, एक्सप्लेन करना है आपको दैट कि एक कैंटिलीवर यही है ना, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज मोर लाइकली, यानी टूटने की जो संभावना है ना वो नियर इट्स फिक्स्ड एंड, इसके स्थिर सिरे की ओर अधिक है। तो देखो ये तो बिल्कुल क्लियर आसान सी बात है, कहाँ समझाऊँ, चलो यहीं समझ लो। देखो एक बात बताओ आप मुझे, मैंने आपको बताया था कि वो ट्विस्टिंग कपल जो इसे मोड़ने का प्रयास कर रहा है वो कितना था, मैंने आपको बताया था वो कितना था w इंटू एल माइनस एक्स, यही तो था w इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। और इसका जो अपोज कर रहा है वो कितना था वाई आई अपॉन आर, जिसे आप बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, ठीक है। यदि आप पिछला पढ़ते आ रहे हैं ना साथ साथ, तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन चीज़ें जब चैप्टर स्टार्ट होता है चीज़ें आसान रहती हैं, और धीरे धीरे वे मॉडरेट होती हैं इजी से, और मॉडरेट से हाई होती हैं। तो चैप्टर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो ये डेरिवेशन में थोड़ा आपको समझने पड़ेगा, और समझ कब विकसित होगी जब आपकी पहले की चीज़ें तैयार होंगी इस चैप्टर की, ठीक है। इसलिए साथ के साथ अच्छे से तैयार करते चला करो, ठीक है। तो वे इस चैप्टर की सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और यदि तैयार भी नहीं है तो फिर थोड़ी समस्या होगा, आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पिछली चीज़ें पढ़ लो, 2-3 लेक्चर जो पहली थी, और फिर ये आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो मैंने कहा जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो है वाई आई अपॉन आर, और जो मोड़ने का अपोज कर रहा है, लेकिन जो मोड़ने का प्रयास कर रहा था ट्विस्टिंग कपल, वो कितना था वाई w इंटू एल माइनस एक्स, अभी लिखा था ना, ठीक है। इसलिए कहता हूँ रफली नोट्स बनाते चला करो, फिर देख तो सकते हो कि क्या था, अब नहीं तो मैंने रफ कर दिया। चलो ध्यान दो, इतना था। तो अब आप देख के बताओ टूटने की संभावना कहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब टूटेगा कब, जब ज़्यादा मोड़ोगे, है ना। तो आप एक बात देखो, मोड़ने वाला जो कपल है बेंडिंग कपल, जिसे आप ट्विस्टिंग कपल कहते हैं, वो कितना है w इंटू एल माइनस एक्स। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जितनी अधिक होगी, मोड़ रहे हैं जिस कपल से, तभी तो टूटेगा। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कपल की, मोड़ने वाले की, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रखनी है तब टूटेगा। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा कब होगी पूरे की, जब x की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, और x की सबसे कम वैल्यू कहाँ पर है, पॉइंट A पर। समझ गए, इसका मतलब है फॉर द वो देखो ध्यान देना, मैं बोल देता हूँ, बाकी मैं लिख दूंगा PDF नोट्स में अच्छे से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग कपल w इंटू एल माइनस एक्स, w इंटू एल माइनस एक्स की अधिकतम मान के लिए क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x, है ना, होनी चाहिए, शुड बी वेरी स्मॉल, या शुड बी मिनिमम होनी चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ x इज मिनिमम एट पॉइंट A। तो पॉइंट A पर x की वैल्यू मिनिमम है, इसलिए w इंटू एल माइनस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी वैल्यू इतनी अधिक हो जाएगी, सबसे अधिक मैक्सिमम, तो ये टूट जाएगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि पॉइंट A पर ही तो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम, है ना। यहाँ पर जो कपल लग रहा है वो कम है, यहाँ पर जो मोड़ने के लिए लग रहा है इस पर कपल यानी बल युग्म,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोर ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ से ही टूट जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन की ये इसकी लैंग्वेज मैंने बोल दी है, बाकी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करो इसे नोट। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, शो दैट, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? ठीक है, शो दैट आपको सिद्ध करना है द पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी जो स्थितिज ऊर्जा है पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन की, ऑफ ए स्ट्रेन्ड वायर, एक खींचे हुए तार की, इज कितनी होती है? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी 1/2 प्रतिबल गुना विकृति होती है। ठीक है, ये डेरिवेशन तो आपने उसमें भी क्या होगा, कौन सी क्लास थी वो, 12th 11th, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स 11th क्लास से मैच होती है काफ़ी हद तक, तो ये 11th क्लास में भी आपने किया होगा। तो देखो ध्यान देना, कोई एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्लियर है? तो इस पर F फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे वायर है तो फोर्स अप्लाई करो F लेंथ के अलोंग, तो लेट कैपिटल F बी द अप्लाइड फोर्स अलोंग इट्स लेंथ, लंबाई के अनुदिश। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस इट्स लेंथ इंक्रीजेज x, कितनी बढ़ जाती है लंबाई? x बढ़ जाती है। ठीक है, लंबाई में जो वृद्धि है, चेंज है, इंक्रीमेंट है, वो कितना हो गया? x। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो देन, तो ध्यान देना, आपको एक बात पता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद है? क्या होता है यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है y बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसे आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहते हैं, और अपोन में होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसे आप अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला होता है F/A, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L। लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो डेल्टा L की जगह x मान रखा है, तो x/L हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सब बातें क्लियर है? बीच बीच वाले एक जगह, ऊपर नीचे वाले एक जगह। तो y बराबर आपका आ गया, देखो कितना आएगा, F/L/A/x। यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा, y/A/x/L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा वर्क डन के बराबर होती है किए गए कार्य के। तो पहले आप वर्क डन निकाल लो, और वर्क डन भी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज कितना हो रहा है इसमें, वायर की लेंथ में x हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले स्मॉल के लिए करेंगे, पहले किसके लिए करेंगे? स्मॉल के लिए। ठीक है, तो स्मॉल के लिए देखो करते हैं, तो ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ वर्क डन। आपको पता है स्मॉल के लिए करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरे के लिए हो जाता है। तो वर्क डन टू, ठीक है, चेंज, आप देखो लंबाई में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो वर्क डन टू एक्सटेंड कह सकते हो। कितनी लंबाई, मान लो देखो चेंज तो पूरा कंप्लीट चेंज तो x है, लेकिन स्मॉल के लिए करें तो dx चेंज मान सकते हो। ठीक है, तो द वर्क डन टू एक्सटेंड dx लेंथ ऑफ द वायर, dx लेंथ ऑफ वायर, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका, देखो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल्स टू वो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज लेंथ में, वहाँ कितना है dx, तो यहाँ d आ रहा है x के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा dw। ठीक है जी, तो आप देखो dw आपको निकालना है, f की वैल्यू आपको बताया यहाँ से कितनी है, y/A/x/L और इंटू dx। ठीक है जी, तो स्मॉल वर्क डन निकाल लिया है आपने, dx
चेंज करने के लिए लेंथ में, लेकिन आपको चेंज करना है लेंथ में dx नहीं x। तो देखो देन वर्क डन टू चेंज कह दो या टू एक्सटेंड कह दो, ठीक है। बल्कि देखो चेंज कहो क्योंकि सामान्य वर्ड है, जनरल वर्ड है, क्या पता कंप्रेशन हो रहा हो, जरूरी थोड़ा ना एक्सटेंशन हो रहा हो। तो वर्क डन टू चेंज एक्स लेंथ, कितना चेंज कर रहे हो, एक्स लेंथ है ना, ऑफ वायर। क्लियर है। तो देखो कंप्लीट के लिए करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और चेंज कर रहे हैं 0 से लेकर x तक। पहले चेंज कितना था, 0 था, अब चेंज कितना हो गया, x, ठीक है। और dx आ रहा है तो लिमिट x की लेनी है, तो चेंज कितना हुआ 0 से x तक। यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रल है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो w बचेगा, ठीक है। तो और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, वाई ए अपॉन एल बाहर, और ये बचेगा 0 to x और x इंटू डी एक्स, ठीक है जी। इधर देख लो, तो यहाँ से एक बार बताओ W बराबर क्या आ जाएगा, वाई ए अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन करके लिमिट 0 to x हो जाएगी, है ना, ठीक है जी। और तो W बराबर क्या आएगा, वाई ए अपॉन एक्स, 1/2 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, है ना, 0 का स्क्वायर 0। तो आप एक काम कर लो, आपको लाना है ये 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस कैसे निकल के आएगा ध्यान देना, स्ट्रेस लाना है तो स्ट्रेस होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, यानी क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ से स्ट्रेस निकलेगा, स्ट्रेन की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी वाई में, है ना। यहाँ से आप देखो स्ट्रेस कैसे आएगा, F अपॉन ए करना पड़ेगा, और यहाँ से आप देखेंगे F अपॉन ए करने के लिए पहले F होना चाहिए। तो अब एक काम करो, यहाँ से एक काम करते हैं, y की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो y की जगह क्या रखेंगे, देखो ध्यान देना, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ तक आपको दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है आपको, बड़ा व्यवधान है, चलो देखो ध्यान देना, एक काम करो, मैं यहाँ से आप देख के बताओ, हमें स्ट्रेस लाना है, तो स्ट्रेस लाना है तो y इंटू स्ट्रेन होना चाहिए। तो इसका मतलब है y के साथ किसे ले लो, स्ट्रेन को, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेन यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन एल। तो एक्स अपॉन एल ले लो, एल होना चाहिए अपॉन में, हाँ ये अपॉन में एल है, यानी जो बाहर आया ये क्या है, अपॉन में एल, ठीक है जी। तो देखो y के साथ क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लाना है ना, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है x अपॉन एल, तो यानी एक x अंदर ले लिया इसके साथ, ठीक है, 1/2 ये रहा, y ये रहा, और एक x अंदर ले लिया x अपॉन एल, और क्या बचा, एक तो x बचा, a बच रहा है ना, a बच रहा है, दो यही तो चीज़ें बच रही हैं। तो ये आपका स्ट्रेस बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी x अपॉन एल, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बन जाएगा। और अब इंटू में स्ट्रेन और लाना है, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है x अपॉन एल यहाँ पे, तो यानी l यहाँ लिख दो और l यहाँ लिख दो, यानी l से मल्टीप्लाई कर दो और l से क्या कर दिया, देखो डिवाइड कर दिया l से, और l से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, तो W बराबर 1/2 ये हो जाएगा स्ट्रेस, और ये कितना हो जाएगा, x अपॉन एल, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज x है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन। और मैंने बताया किसी भी एरिया में किसी भी लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है वॉल्यूम। उसने कहा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कहाँ लेके आना पड़ेगा, अपॉन में, ठीक है। लेकिन आप एक बार देखो W किसके बराबर हो जाएगा, U के, यानी जो ये वर्क डन है ना, किया गया कार्य, लेंथ को इंक्रीज करने में, लेंथ को चेंज करने में जो किया गया वर्क डन है, वही किसके रूप में स्टोर्ड हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना द वर्क डन टू
चेंज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, इज स्टोर्ड इन प्लेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज नोन एज, इस एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर U हो जाएगा, तो U बराबर 1/2, ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इंटू में क्या है वॉल्यूम, इंटू में क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपॉन में ले आओ तो U अपॉन वॉल्यूम, यानी V भी लिख सकते हो, तो ये बचेगा 1/2 स्ट्रेस और इंटू स्ट्रेन, ठीक है जी। और देखो पोटेंशियल एनर्जी के अपॉन में वॉल्यूम आ गया तो उसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, और इसे आप लिखते हैं स्मॉल u से। तो स्मॉल u आ गया आपका 1/2 स्ट्रेस और इंटू स्ट्रेन, ठीक है, 1/2 स्ट्रेस, ठीक है जी, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और यही आपको प्रूफ करना था। यानी पोटेंशियल एनर्जी को तो आप कैपिटल U से लिखते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप लिखते हैं स्मॉल u से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसे आप कर लेंगे, बाकी यूनिट भी लगभग कंप्लीट हुई, कोई एक आध क्वेश्चन रहा होगा तो मैं देख लूँगा, बाकी नहीं तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतनी समस्याएं होने के बावजूद, ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।